उमेश पारासर जुड़ रहे हैं, जबलपुर से जुड़ रहे हैं एमएस सोनी, इंदौर से पीयूष पारे और रीवा से जुड़ रहे हैं अंचल शुक्ला। सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं। पीयूष, आपके पास आ रही हूँ। इंदौर एक सीट से कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाया गया है। 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा और एक बार फिर से पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उन्हें खड़ा किया है। क्या हलचल वहां देख पा रहे हैं? प्रत्याशी कितना उत्साहित है? देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया, क्योंकि बीजेपी ने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया है। और जिस तरीके से हम लोग कह रहे थे कि क्या कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे, और उन्हीं अटकलों पर आज विराम लग गया है। 2 दिन पहले ही हमने कैलाश विजयवर्गीय से चर्चा की थी, तो उनका कहना था कि वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पार्टी आदेश करेगी तो वे एक सिपाही के तौर पर यहाँ पर पार्टी में काम करते हैं, वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और हुआ भी वही। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा है और एक ऐसा कद्दावर नेता जो अब तक एक भी चुनाव नहीं हारा है। तो ये कहा जा सकता है कि जब ऐसे बड़े नेता मैदान में होंगे तो चुनाव कितना दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से हमने देखा है कि विधानसभा 1 जो पिछली बार कांग्रेस के खाते में गई थी, साल 2018 में संजय शुक्ला यहां से चुनाव जीते थे, उसके बाद से लगातार ये चिंताएं थी कि ये कांग्रेस का गढ़ ना बन जाए। और यही वजह रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने यहां से मैदान में उतार कर यह बात तय कर दी है कि बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और हर एक सीट पर पूरी रणनीति के साथ में यहाँ पर काम करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत दिलचस्प मुकाबला होना है। अब मध्य प्रदेश की अगर तमाम जो बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, उनमें इंदौर की विधानसभा 1 सीट भी शामिल हो गई है, क्योंकि यहाँ से आप चुनाव मैदान में बीजेपी के प्रत्याशी होंगे कैलाश विजयवर्गीय। दूसरी तरफ एक और इंदौर की सीट है देपालपुर। मनोज पटेल पर भरोसा जताया है पार्टी ने जातिगत समीकरण के आधार पर एक बार फिर से। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि देखिए कैलाश विजयवर्गीय को इस बार मैदान में उतारा गया है। आपसे समझना चाहेंगे मालवा और निमाड़ क्षेत्र में कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, जो ये लिस्ट जारी हुई है 39 सीटें, उनमें से 11 सीटें मालवा निमाड़ की भी है। अगर मालवा की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, भिकनगांव की बात करें या फिर निमाड़ की सीटों की बात करें, तो पार्टी ने तमाम जो सर्वे किए हैं उन्हीं के आधार पर इन टिकटों को जो है वो इनको मैदान में प्रत्याशियों को उतारा है। और आपने जब बात कही है कि कैलाश विजयवर्गीय जब इंदौर से चुनावी मैदान में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वे लगातार जन आशीर्वाद यात्रा की कमान मालवा और निमाड़ में ही संभाल रहे थे, तो उसका असर भी साफ तौर पर कहीं न कहीं आगामी विधानसभा 2023 के चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा और यहाँ पर जिस तरीके का मुकाबला देखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की नजरें होंगी इंदौर विधानसभा नंबर 1 की सीट पर। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि देखिए मालवा निमाड़ में भी कुछ असर देखने को मिल सकता है। बने रहिएगा। अब हम रुक कर लेते हैं ग्वालियर चंबल का। सीधे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री है, सांसद है, इस बार विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र के नेता है और जो यहाँ पर ग्वालियर जो मुरैना और श्योपुर जो संसद क्षेत्र है वहाँ से सांसद है और तकरीबन 2 बार से लगातार यहाँ पर सांसद रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे खास बात यह है कि कद्दावर नेता है बीजेपी और बीजेपी के कद्दावर नेता है, उनको जो चुनाव की कमान है वो भी दी गई है। और यही वजह है कि अब उनका जो टिकट फाइनल दिमनी विधानसभा से किया गया है, तो यानी एक बड़ा चेहरा अब दिमनी विधानसभा में चुनाव लड़ेगा। इससे पहले अटकलें चल रही थी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे रामू को उतारने की, लेकिन पार्टी का ये जो बड़ा फैसला है, और नरेंद्र सिंह तोमर कहीं ना कहीं कद्दावर नेता है। और सबसे खास बात यह है कि जो तोमरघार जिसे कहा जाता है, अंबा पोरसा का क्षेत्र है, वही नरेंद्र सिंह तोमर का गांव है। यानी कुल मिलाकर जो अब इस समय जो पार्टी है, उन्होंने जो हारी हुई सीटों पर कद्दावर जो नेता हैं वो अपने उतारे हैं। अगर दिमनी विधानसभा की बात की जाए तो दिमनी विधानसभा में 2018 में गिरिराज दंडोतिया कांग्रेस से विधायक चुनकर आए थे और उसके बाद उपचुनाव में गिरिराज दंडोतिया बीजेपी में शामिल हुए तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। और फिर एक बार यहाँ से कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर ने यहाँ से जीत हासिल की थी। यानी लगातार 2 बार से जो कांग्रेस के विधायक यहाँ से बन रहे हैं। और यही वजह है कि अब लगातार बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी कांग्रेस की जो गढ़ हो, लंबे समय से कांग्रेस जहां से जीत हासिल कर रही है, तो उनकी मंशा है कि जो अच्छे कैंडिडेट उतारे जाएं, जिससे वहां से जो कांग्रेस के गढ़ हैं उनको खत्म किया जाए। अगर मुरैना की बात की जाए तो मुरैना से रघुराज कंसाना पर एक बार फिर बीजेपी ने विश्वास जताया है। और इसके साथ ही अगर इमरती देवी की बात की जाए, डबरा विधानसभा से इमरती देवी को एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। वहीं से अगर भितरवार की बात की
की जाए तो भितरवार से मोहन राठौर को एक बार जो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाया गया। अगर करेरा की बात की जाए तो करेरा से रमेश खटीक को और सेवड़ा से जो प्रदीप अग्रवाल है उन पर भरोसा जताया गया है। और हाल ही में जो राधोगढ़ से जो हितेंद्र और बंटी जो अभी शामिल हुए थे, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का खास माना जा रहा है। और अब वो दिग्विजय सिंह के बेटे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो यानी जो 39 सीटें जो हारी हुई 39 सीटें हैं बीजेपी की, अब वहां से उन्होंने कद्दावर नेता उतारे हैं और इस बार जो मुकाबला होगा वो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर इन नतीजों पर, चुनावी नतीजों पर रहेगी। सभी की नजर होगी। उमेश, अब चलिए महाकौशल का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए कई सीटें हैं जो इन 39 नामों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन खास बात यह कि 2 केंद्रीय मंत्री महाकौशल से जिन्हें टिकट मिला है, साथ ही एक सांसद भी है राकेश सिंह जिन्हें टिकट दिया गया है। क्या क्या इन लिस्ट को देखकर क्या कुछ समझ पा रहे हैं? बेशक ऋतु, आपको बताना चाहूँगा कि बंसल न्यूज़ ने पहले इस बात का लगभग खुलासा कर दिया था कि राकेश सिंह का जो नाम है वो इस बार विधानसभा की सूची में हो सकता है और वो नाम जो था वो आखिरकार हो गया। पश्चिम विधानसभा से हमने जैसा बताया था कि कयास लगाए थे कि पश्चिम विधानसभा से राकेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस बात को लेकर राकेश सिंह ने इस बात का खंडन भी किया था, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि जो राकेश सिंह है वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से रहेंगे। हम 2018 सिनेरियो की बात करते हैं तो ये विधानसभा सीट है। वर्तमान में तरुण भनोट यहाँ से विधायक है और ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कही जाती रही। 2013 के बाद से लगातार यहाँ से कांग्रेस जीतती आई। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया। वहीं साथ हम प्रहलाद पटेल की बात करें तो प्रहलाद पटेल एक ओबीसी का बड़ा चेहरा है। लगभग 65 विधायक लोधी समुदाय से आते हैं, जिसमें सांसद भी कुछ शामिल है। तो एक बड़े चेहरे को यहाँ पे प्रहलाद पटेल के रूप में भेजा गया है। और बात करें उदय प्रताप की तो राव उदय प्रताप भी एक बड़ा चेहरा है यहाँ से। अब वो एक बार फिर जो है नरसिंहपुर जिले से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी उदय प्रताप जो है कांग्रेस के संजय शर्मा को हरा चुके हैं चुनाव। एक बार फिर दोनों ही मैदान में रहेंगे, लेकिन महाकौशल का मुकाबला एक रोचक रहेगा। और आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे, जब इतने बड़े बड़े दिग्गज नाम सामने आए हैं तो आने वाले समय में जो पॉलिटिक्स है वो एक दूसरा रूप लेगी। यहाँ पे कुछ नाम और भी हैं जो जल्द ही भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा सकते हैं और कांग्रेस छोड़ के भाजपा में भी आ सकते हैं। ये भी आने को देखने को मिलेगा। जी ऋतु। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए आने और जारी का सिलसिला तो जारी है और दूसरी लिस्ट ने जिस तरह से चौंकाया है, आने वाले समय में चुनौतियां अब इस लिस्ट के बाद कितनी बढ़ती हैं दलों की, ये भी देखना होगा। चलिए अब रीवा का रुख कर लेते हैं, विंध्य का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं। अंचल, 2018 के अगर हम परिणाम की बात करें, विंध्य में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था। अधिकतम सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस का कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। जब उपचुनाव हुआ रहा गांव में, कांग्रेस ने अच्छी बढ़त से सीट हासिल की, लेकिन इस बार जो नाम सामने आए हैं, 2 सांसदों को टिकट दिया गया है। क्या लगता है क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए ऋतु, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, जिस चीज की आशंका जाहिर की जा रही थी, वही हो रहा है। सतना विधानसभा ऐसी सीट है जो कांग्रेस के पाले में थी और ओबीसी चेहरा है बहुत बड़ा। गणेश सिंह चौथी बार सांसद हैं, इसलिए उन्हें वहां पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। सीधी की अगर बात करें तो केदार शुक्ला अभी हाल ही में हुए पेशाब कांड और इसके अलावा अस्वस्थ रहने के चलते लगातार वो पार्टी में सक्रियता इतनी नहीं दिखा पा रहे थे और इसीलिए सीधी की जो सांसद थी रीति पाठक, जो कि लगातार लोकप्रिय हो रही थी, उन्हें टिकट दिया गया है। बात करें अगर मैहर की, तो जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक चर्चाएं जिस तरीके की हो रही थी कि मैहर से गणेश सिंह को चुनाव में उतारा जा सकता है, जिसके कि लगातार देखा भी जा रहा था कि गणेश सिंह और नारायण त्रिपाठी में जिस तरीके से शीत युद्ध चल रहा था, उसको देखते हुए अंदाज कयास लगाए जा रहे थे कि गणेश सिंह को सतना से की बजाय मैहर से टिकट दी जाएगी। लेकिन उसके ठीक उलट हुआ। श्रीकांत चतुर्वेदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता है, उनको मैहर से टिकट दी गई है। सीधी से केदार शुक्ला का टिकट काट के, जो कि सिटिंग एमएलए हैं, उनकी जगह रीति पाठक को दिया गया है। विश्वामित्र पाठक को रिपीट किया गया है। गणेश सिंह को टिकट दिया गया है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि उन सीटों पर जिन पर कांग्रेस का कब्जा है या वो विधायक जो अब चुनाव नहीं जीत सकते या किसी कारणों से वो क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। और उनका एकमात्र उद्देश्य है मिशन 2023 फतह करना। और शायद यही कारण है कि आज जो 39 सीटें और इससे पहले जो टिकट भारतीय जनता पार्टी की तय किए गए थे, उनमें वही नाम है, या तो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर विजयी हुए थे पिछले चुनाव में, और या तो फिर उन प्रत्याशियों को टिकट दी गई है जो जिताऊ हों।
तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के इरादे साफ है, चाहे सांसद को लड़ाना पड़े या विधायक को, या पूर्व विधायक जो हारे भी थे उन्हें भी टिकट दिया गया और समय से पहले। अभी कांग्रेस की एक भी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2 लिस्टें आ गई हैं। इसके बाद एक बात जरूर है कि वो जो कि आस लगाए बैठे थे, जैसे अगर केदार शुक्ला की बात करें तो जब भी उनका नाम आया, मंत्रिमंडल विस्तार हो या मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाना हो, उनका नाम हमेशा आया, लेकिन उन्हें कभी कोई पद नहीं दिया गया। तीसरी चौथी बार के वो विधायक भी रहे हैं और इस पेशाब कांड के बाद तो उनकी किरकिरी भी हुई थी। तो शायद इसी को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी जानती है उसके लिए चुनाव आसान नहीं है, इसलिए जो कि कयास लगाए जा रहे थे कि लगभग 12 से 14 सांसदों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकट दिए जाएंगे, वो आज जारी हुई लिस्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसमें खास बात जो है ऋतु वो ये है कि जितने भी सांसदों को, चाहे वो राकेश सिंह की बात करें, प्रहलाद सिंह की बात करें, गणेश सिंह की बात करें, ये तीसरी चौथी बार के सांसद हैं और कहीं ना कहीं ये सीएम फेस भी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे राकेश सिंह। तो निश्चित रूप से तैयारी भरपूर है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, बड़े नेताओं का, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे, तो लगातार जिस तरीके से दौरा चल रहा है, तो निश्चित से रूप से एक तरफ कांग्रेस जहां किले को भेदने में लगी है भाजपा के, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने किले को फतह करने में या इस इतिहास को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास। जी बिल्कुल, ना सिर्फ बल्कि विंध्य अंचल, बल्कि हम चाहे किसी भी रीजन की बात करें, चाहे महाकौशल हो, ग्वालियर चंबल हो, कोई भी क्षेत्र हो, ना सिर्फ सीटों पर बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रभाव डालने की कोशिश, बल्कि उस सीट के जरिए बड़े नामों को सामने लाकर उस पूरे क्षेत्र पर कह सकते हैं कि फतह करने की कोशिश में बीजेपी। और अब ये परिणाम किस तरह से सामने आएंगे देखना होगा। फिलहाल आप चारों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार हर एक नाम आपको बता रहा है, पहले 39 नाम सामने, उसके बाद दूसरी लिस्ट में भी 39 नामों की सूची जारी की गई। दूसरी सूची में कौन से नाम है, एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पंकज टेकाम, जिन्हें डिंडोरी से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, और इसके साथ ही सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। दूसरी लिस्ट में अगली सीट की बात करें करेरा की, जहां से रमेश खटीक पर भरोसा जताते हुए विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। मैहर की ओर बढ़ते हैं, जहां नारायण त्रिपाठी का टिकट कट गया है। श्रीकांत चतुर्वेदी, जिन्हें मैहर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। सिहावल सीट से विश्वामित्र पाठक का नाम सामने आया है। सिहावल के बाद अगली सीट का रुख करते दिमनी, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जिन्हें दिमनी से अब विधायक का चुनाव लड़ना होगा। नरसिंहपुर सीट से प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। सांसद गणेश सिंह फिलहाल सतना लोकसभा सीट से सांसद, अब सतना विधानसभा सीट से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। रीति पाठक जो कि सीधी सांसद हैं फिलहाल, लेकिन अब सीधी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही जबलपुर पश्चिम सीट से राकेश सिंह, जो कि सांसद हैं लेकिन अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगले नाम की ओर रुख करते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि निवास सीट से विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गाड़रवाड़ा सीट उदय प्रताप सिंह का नाम सामने आया, गाड़रवाड़ा से उदय प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, जो कि इंदौर एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद अब 2023 में इमरती देवी, एक बड़ा नाम जबरा से सामने आया है। और चलिए रुक कर लेते हैं, अब उज्जैन का संवाददाता संतोष कृष्णानी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, 39 नामों की लिस्ट है, कई नाम चौंकाने वाले हैं। उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों की हम बात करें, क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है और कौन से ऐसे नाम है जो चौंका रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है बीजेपी ने जिस प्रकार दूसरा मास्टर स्ट्रोक लगाया, इसमें नागदा के लिए भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि डॉक्टर तेज बहादुर सिंह लगातार जब से राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, तब से कहीं न कहीं जिस प्रकार बीजेपी के लिए कार्यकर्ताओं के लिए काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया है, और उन्होंने 2 बार जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अभी बात करें तो जन आशीर्वाद यात्रा जो बीजेपी की तमाम पूरे प्रदेश में निकली थी, उसको लेकर उनको सह प्रभारी बनाया गया था। और अभी हाल फिलहाल में इंदौर के प्रभारी भी वर्तमान में उस पद पर मौजूद है। और पूरे नागदा में, और नागदा खासरों की बात करो, जैसे ही उनका नाम पूरा परिषद में सबसे पहले दिखाया है, तभी से पूरे नागदा खासरों में जोश के साथ, उत्साह के साथ कार्यकर्ता उनके घर के आसपास मौजूद है, ढोल नगालों के साथ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज ही उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी हो। और पूरे नागदा खासरों में जिस प्रकार डॉक्टर तेज बहादुर जी की छवि है, उसको लेकर कार्यकर्ता हों या आमजन हों, सभी में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। और बात करें जो जिस प्रकार उनका कार्यकाल रहा है, तो जमीनी स्तर से लेकर जितने भी छोटे कार्यकर्ता हो, महिला कार्यकर्ता हो, या उनके घर पे जो भी जाता है, उनकी सबकी मदद भी करते हैं और लगातार बीजेपी के लिए काम करते आ रहे हैं।
बात करें जब उनका छात्र नेता के रूप में भी वो रहे हैं, जब कॉलेज में रहते थे तब भी वो छात्र नेता के नाम से ही जाने जाते थे। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने बीजेपी में कदम रखा तो बीजेपी के लिए उन्होंने जी। कई कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, कई काम किए हैं और लगातार बिल्कुल बीजेपी के हित के लिए पार्टी में लगातार सक्रियता दिखाई संतोष, और उसका परिणाम भी पक्ष में उनके देखने को मिला है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, दूसरी सूची के ये जो नाम है टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 39 नामों की लिस्ट है जो कि दूसरी सूची जारी की गई है। बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी और इसके साथ ही 78 कुल सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। तो देखिए, इस दूसरी सूची में श्योपुर सीट का नाम भी शामिल है। दुर्गा लाल विजय को श्योपुर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। 39 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए, जिसमें श्योपुर से दुर्गा लाल विजय को टिकट मिला है। समर्थकों में अब भारी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी कर समर्थक जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसे ही लिस्ट जारी की गई, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जैसे ही जारी हुई, जिन जिन सीटों पर जिनको प्रत्याशी बनाया गया, उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल, जश्न का माहौल दिखना शुरू हो गया। श्योपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दुर्गा लाल विजय को टिकट देने पर उनके समर्थक किस तरह से खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, आतिशबाजी कर जश्न मनाया जा रहा है। और इसी के साथ 10 का